माता की, भारत माता की। एक स्वर से बोलिए सभी लोग, भारत माता की। वेरी गुड। आंवला लोकसभा के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र जी कश्यप, बदायूं लोकसभा के प्रत्याशी श्री दुर्गविजय जी शाक्य, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा, विधायक दातागंज श्री राजीव कुमार सिंह, पूर्व मंत्री श्री सुरेश जी राणा, विधायक विथरी श्री राघवन जी शर्मा, सदर विधायक श्री महेश गुप्ता और कुंवर महाराज सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री मिथिलेश कुमार, राज्यसभा सांसद श्री धर्मेंद्र शाक्य, भूतपूर्व विधायक श्री प्रेम स्वरूप पाठक, पूर्व विधायक श्री जितेंद्र यादव, यक्स एमएलसी, श्री शिनोज शाक्य, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेश पाठक, मंच और मैदान में उपस्थित अन्य मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। वैसे इसके पहले भी दातागंज की कई सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं, लेकिन इस बार आया हूं तो लंबे समय के बाद आया हूं। फिर भी आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। आप लोगों ने यहां के आन बान शान की या पगड़ी भी मेरे सिर पर पहनाकर मेरा स्वागत किया है। शौर्य और पराक्रम की प्रतीक या तलवार भी मेरे हाथों में देकर आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है। भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आजाद भारत में बहुत सारी सरकारों को आपने काम करते हुए देखा। पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार को भी मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए आप यह देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि राजनीति के बहुत कुशल पारखी हैं आप लोग, क्योंकि लगातार आजादी हासिल होने के बाद जब से चुनाव का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, अपने मतों का प्रयोग करते करते हिंदुस्तान की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। भारत का भविष्य किसके हाथों में सुनिश्चित है, भारत का भविष्य कैसे एक सुनहरा भविष्य बन सकता है, कौन कर सकता है, इसके बारे में आपकी समझ पर कोई भी दुनिया की ताकत सवाल या निशान नहीं लगा सकती है। आज मैं आया हूं तो यह कहने आया हूं बहनों भाइयों, आपको भी इसकी जानकारी होगी कि भारत का मस्तक आज दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, गंभीरतापूर्वक दुनिया नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब डंके की चोट पर बोलने लगे हैं कि इस दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश इस भारत की है। यह है भारत की हैसियत। भारत की सीमाओं का जहां तक प्रश्न है, आपने पहले की सरकारों को भी देखा है काम करते हुए। किसने कितना काम किया, कितना नहीं किया, इसका मैं विश्लेषण करना नहीं चाहता हूं। लेकिन भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, भारत की सीमाएं आज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और यदि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से
कोई आतंकवादी अब आकर यदि नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा बहनों भाइयों, तो हमारे अंदर वह ताकत है। यदि वह सहयोग नहीं करते तो हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। आर्थिक दृष्टि से भी, धन दौलत के मामले में भी भारत की ताकत दुनिया में बढ़ी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री रही हों, चाहे राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, सबने यह कहा, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री, राहुल तो बने ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, और कोई संभावना दिखती भी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, सबने कहा कि हमारी सरकार इसलिए बनाई है कि हम हिंदुस्तान से गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की गरीबी समाप्त नहीं हुई, गरीबी लगातार बढ़ती रही है। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने करिश्मा किया है। 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह है भारत की साख, यह है भारत की विश्वसनीयता। भारत तेजी के साथ बहनों भाइयों आगे बढ़ रहा है। 2014 में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी, 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय धन दौलत के मामले में, धन दौलत के आकार, अंग्रेजी में इसे इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 साल तक वह प्रधानमंत्री रहे, फिर भी धन दौलत के मामले में यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। जबकि 140 करोड़ की जनसंख्या का हमारा भारत, यहां न मानव संसाधन की कमी है, न प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी है, फिर भी भारत 11वें स्थान पर था। 10 वर्षों के बाद भी 2014 में 11वें स्थान पर पड़ा हुआ था। हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद बहनों भाइयों, हमारा भारत 2014 में धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है मेरे बहन भाई। और मैं नहीं, दुनिया की बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं अब इस बात का दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, एक चीन होगा, और तीसरा यदि कोई होगा तो भारत होगा। और हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है मेरे बहनों भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर कहकर जाना चाहता हूं, 2047 का दिन देख लेना, यही हमारा भारत 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते, हमारा यही भारत विश्व की महाशक्ति बनकर खड़ा हो जाएगा। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह करिश्माई काम किया है हमारी सरकार ने। आप यह कल्पना कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होती है संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया के सारे देश उस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं। पहली बार ही हमारे प्रधानमंत्री ने पहुंचकर योगा जो आप लोग करते हैं, योग के बारे में एक प्रस्ताव पेश कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में कि मैं चाहता हूं कि योगा के अंदर करिश्मा है, मनुष्य की आयु बढ़ा सकता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रख सकता है। इसलिए भारत ही क्यों, सारी दुनिया को इसे अपनाना चाहिए।
पहले लोगों को एक कल्पना नहीं थी कि मोदी जी के द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव योग के संबंध में सारी दुनिया इसे स्वीकार कर लेगी। अब देखिए भारत की हैसियत का पता यही लग जाता है कि सारी दुनिया ने, दुनिया के 172 देशों ने मोदी जी का समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, और यह योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे दुनिया में मनाया जा रहा है। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार यदि आपसे हम वोट मांगने के लिए आए हैं तो इसलिए कि भारत को, मेरे बहनों भाइयों, एक विकसित भारत बनाना है, एक विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा करना है। हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, किसी देश पर कब्जा करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते, क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जिस भारत के देश में रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो भारत देश से गया है। मेरे बहनों भाई, पूरे विश्व को ही हम लोगों ने परिवार माना है। यह है हमारा भारत। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आपको कोई आश्वासन देता है, वह आश्वासन को पूरा कर पाता है, नहीं कर पाता है, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन पार्टी ने जो जनता से वादा कर दिया, अक्षरशः अपने वादों को पूरा किया है। मेरे बहनों भाइयों, अक्षरशः पूरा किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1984 में हम लोगों ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और मुझे याद है कि जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, यही कांग्रेस और सपा के लोग यह कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मेरे बहनों भाइयों, वह तारीख 22 जनवरी आ गई। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा होगा और हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और मैं आज कहना चाहता हूं, मेरा पूरा यह पक्का विश्वास हो गया है बहनों भाइयों, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं टाल सकती। हम लोगों ने यह भी कहा था, हम आएंगे जम्मू और कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे समाप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हम लोगों ने संसद में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को समाप्त कर दिया। जो हमने कहा था वह किया है। हम लोगों ने यह भी कहा, हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग कहते थे, आप दूसरे धर्म के लोगों के मामले में क्यों बोलते हैं? बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का रहने वाला है, सबकी मां बहन बेटी हम लोगों की भी मां बहन बेटी है। हम भारतीय ऐसा मानते हैं। मेरे बहनों भाइयों, किसी के साथ यदि कोई जुल्म होगा, अत्याचार होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या न बने, उस मां बहन बेटी के साथ कोई पार्टी यदि खड़ी रहेगी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा करने के लिए हमारे यहां के बहादुरों ने, वीरों ने अपना बलिदान दिया है। और लोग कहते हैं दूसरे धर्म के मामलों में आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? बहनों भाइयों, कई ऐसी चीजें हैं। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार बोलते हुए अपनी लाचारी व्यक्त की। कहा कि मैं क्या करूं, मैं जब दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश का प्रधानमंत्री यह मजबूरी जाहिर कर रहा है। लेकिन आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री ने उस चुनौती को स्वीकार किया और जनधन खाता, आधार, मोबाइल,
कि ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। मेरे बहनों भाइयों, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। सरकार कैसे चलाई जाती है, यह कला यदि किसी राजनीतिक पार्टी के पास है मेरे बहनों भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और यह करके हम लोगों ने दिखाया है। 10 वर्षों का समय गुजर गया, हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, आपने देखा होगा एक मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आप एक कांग्रेस की सरकार बतलाइए, 50 वर्षों तक इन लोगों ने हुकूमत की है, जब उन सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं होने पाया। कोरोना का संकट था, मैं जानता हूं कोरोना के संकट से आप सब सारे लोग प्रभावित रहे होंगे। बहनों भाइयों, हमारे यहां कोरोना का जो टीका होता है, वैक्सीन, वह नहीं बनती। हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों के साथ बैठक की और यह कहा कि मैं वैज्ञानिकों से सीधे बात करूंगा, और वैज्ञानिकों से जाकर उन्होंने सीधे बातचीत की, वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और कहा जितना पैसा लगेगा वह मैं लगाने को तैयार हूं, लेकिन भारत की धरती पर वह कोरोना का टीका तैयार होना चाहिए, वैक्सीन तैयार होनी चाहिए। और बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया और उन्होंने कोरोना का टीका यहां तैयार किया भारत में। और आपको जानकर खुशी होगी, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां के नागरिकों को 2 से लेकर 3 कोरोना की वैक्सीन लगी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने आप लोग बैठे हैं इनमें सभी को लगा होगा। किसी को 2 डोज लगी होगी, किसी को 3 डोज लगी होगी। हमसे कम जनसंख्या वाले देश हैं, जो धनवान देश माने जाते हैं, अमेरिका में भी लोग यह दावा नहीं कर सकते कि वहां सभी नागरिकों को कोरोना की 2 टीका लगा। यह केवल भारत में हुआ है। और एक आश्चर्य की बात, चौंकाने वाली बात आपके लिए भी होगी, हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना के संकट के दौरान ही वैक्सीन यानी टीका तैयार किया। भारतवासियों को 2 डोज 3 डोज का टीका लगा, और उसके साथ साथ दुनिया के 100 देशों को हम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने का काम किया है। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत, यह हमारे भारत की ताकत है मेरे बहनों भाई। और मैं आपको एक घटना और बतलाना चाहता हूं। आपको मालूम होगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई इस समय चल रही है। मालूम है कि नहीं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया तब से यह लड़ाई लगातार चल रही है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे लगभग हजारों बच्चे भारत के रहने वाले यूक्रेन में पढ़ाई करते। कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। जब मिसाइल और बम रूस की तरफ से भी चलते थे, यूक्रेन की तरफ से भी चलते थे, कब कहां गिर जाएं, किसकी जिंदगी चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो उनके माता पिता, जो भारत के बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, उनका एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और आंखों में आंसू लेकर लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम नहीं जानते कैसे हमारे बच्चे यूक्रेन से बाहर निकलेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए और उनको लेकर भारत आइए। बहनों भाइयों, दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष इस काम को कर नहीं पाया। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर बिल्कुल गौरव के साथ मस्तक ऊंचा हो जाएगा आपका मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। क्या हमारे कांग्रेस और सपा के दोस्तों को यह सब सारी बातें समझ में नहीं आती? क्या ये लोग भारत को फिर से 18वीं सदी में ले जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? करिश्मा किया है बहनों भाइयों। अब मैं रक्षा मंत्री हूं,
आपको आश्चर्य होगा, तो गोले, मिसाइल, बम, यहां तक कि बंदूकें, अच्छी खासी बंदूकें ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे और हमारे देश के सेना के जवान उससे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते थे। क्या तमाशा था? क्या भारत में योग्यता, प्रतिभा और क्षमता की कमी है? फैसला लिया हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री। और बहनों भाइयों, 2014 में केवल 600 करोड़ के छोटे छोटे नट बोल्ट हम दुनिया के दूसरे देशों को देते थे, छोटे छोटे देशों को। आज सीना ठोक कर आप कहना दुनिया के सामने, 6 साल के अंदर वह करिश्मा हो गया। 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम लोगों ने दुनिया को किया है। यह सब रक्षा सामग्रियों का। बम हम बेच रहे हैं, तोप बेच रहे हैं, टैंक बेच रहे हैं, और अभी अभी हाल में फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल भी दिया है। मेरे बहनों भाई, यह है हमारी भारत। भारत रक्षा क्षेत्र में भी अब तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील आपसे करने आया हूं, उसके पीछे कारण है। आपसे जो वादे किए थे, उन्होंने वादों को पूरा किया है कि नहीं किया? सारी पिछली कांग्रेस की सरकारें कहती थी मकान देंगे, मकान देंगे। बहनों भाइयों, जो वादा किया था हम लोगों ने पूरा किया। और आज मैं आपको बतलाकर जा रहा हूं, मेरी बात सुन लेना। जनता की आंखों में कभी धूल झोंक कर मैंने राजनीति नहीं की है मेरे बहनों भाइयों। राजनीति जिंदगी में की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति की है। आपको गुमराह करके मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूं। जिन गरीबों को पक्का मकान नहीं मिला है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, चिंता मत करना। 2 साल के अंदर जिनको नहीं मिल पाया है, जो छूट गए होंगे, उनको भी मिलकर रहेगा। यदि आपके घरों में नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंच रहा है, पहुंच कर रहेगा मेरे बहनों भाइयों। शौचालय, क्या किसी ने सोचा था कोई सरकार आएगी और शौचालय की चिंता करेगी? अब देखिए, जो बात पहले मैंने कही थी वही है। हर घर में माताएं, बहनें और बेटियां होती हैं, चाहे वह गरीब हो तो अमीर हो। उनको नित्य क्रिया के लिए, शौचालय के लिए बाहर जाना पड़े। कोई भी संवेदनशील सरकार, कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री से बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस काम को भी हम लोगों ने किया। भारत के किसानों की चिंता करते हुए कांग्रेस के लोग कहते हैं 6,000 रुपया आप देते हैं, कौन सा कमाल करते हैं? बहनों भाइयों, मैं भी किसान हूं, मैं जानता हूं 6,000 रुपए के न हो किसान के जेब में तो कभी कभी हमारी पैदावार कम हो पाती है। हम थोड़ा खाद नहीं डाल पाते हैं, छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अब आज 6,000 है, अब आगे क्या होगा देखते हैं। अरे शुरू तो किया है, यदि शुरू किया है तो इसमें तो हम लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए, धन्यवाद दिया जाना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों, कोरोना में मुफ्त राशन 5 किलो भारी भरकम 5 किलो। देखिए, एक बात हमसे ईमानदारी से बताइएगा, कम से कम मैं आपका ही हूं, आपसे अलग नहीं हूं। मैं सब चीजें जानता हूं। एक घर में एक ही आदमी 5 किलो नहीं लेता होगा। कई लोग लेते होंगे 5-5 किलो। और मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी घर होंगे जहां खाते भी होंगे और बेचते भी होंगे, दोनों कर। अच्छा, मैंने सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? यह जानते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, आगे 5 वर्ष तक हम आपको 5 किलो का मुफ्त राशन मुहैया कराते रहेंगे। आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यहां जो घर में आपके बुजुर्ग होंगे 70 साल के ऊपर के, चाहे वह अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, जिनकी भी उम्र 70 साल के ऊपर है,
उनको ऐसी सुविधा हम जून से ही अथवा जुलाई के प्रारंभ से ही हमारी सरकार देने जा रही है कि 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। अब बहनों भाइयों, ये सब इसके बाद भी अब हमारे कांग्रेस के दोस्तों के कुछ समझ में बात आती नहीं। क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या इलाज है? लेकिन अब हालत इन लोगों की पतली होती जा रही है। अब सपा, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद बच्चों से लोग पूछेंगे सपा क्या है, तो बच्चे कहेंगे सपा, सपा इसका मतलब समाप्त पार्टी है। और कांग्रेस के बारे में भी लोग, जब बच्चे से पूछोगे आप 10 साल के बाद कांग्रेस कौन थी, कौन कांग्रेस? बहनों भाइयों, धरती पर से जैसे डायनासोर लुप्त हो गया है ना, वैसे ही अब कांग्रेस लुप्त होने जा रही है। यह हालत अब इन लोगों की हो गई है। और हमारे राहुल जी को पूछिए मत, वो अलग से ही राग अलापते हैं, अलग से ही। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मैं ईमानदारी से आपके साथ बोलना चाहता हूं, आपके को धोखा देकर मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि भारत की जो लंबी विकास की यात्रा है उसमें सभी सरकारों का कुछ न कुछ योगदान है। लेकिन हम लोगों के कार्यकाल में विकास की तेजी जो देखने को मिली है, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी वह विकास की तेजी हमको देखने को नहीं मिली है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हमारी जितनी रही हैं, उनके लास्ट माइल डिलीवरी, यानी जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचे, इसको हमने सुनिश्चित किया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें बोल रहा हूं, हमको बराबर कामयाबी ही मिली है, हमको बराबर सफलता ही मिली है, हमको असफलता भी मिली है। मैं घटना बतलाना चाहता हूं। चंद्रयान, चंद्रमा पर पहुंचने के लिए यान हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया था, चंद्रयान 2। बहनों भाइयों, यहां से जब नीचे से वैज्ञानिकों ने इसे लॉन्च किया, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया। हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल टूट गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जब जानकारी मिली, चटपट प्रातःकाल 4 बजे निकलकर वैज्ञानिकों के बीच पहुंच गए और सारे वैज्ञानिकों को गले लगाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया, चिंता मत करो, जितना खर्च होगा हम खर्च करेंगे, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा लैंडर लैंड करना चाहिए, आप आगे बढ़ो। और बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया। 1.5 साल के अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया और हमारा चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया और भारत दुनिया का दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर उतारने वाला लैंडर, यह पहला देश बन गया हमारा भारत। बहनों भाइयों, भारत का मस्तक ऊंचा हो गया। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, मेरे बहनों भाइयों, बहुत ही शानदार है। कोई इस पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर इतना शानदार हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। सब तो सब, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है। अमेरिका के राजदूत ने कहा अभी 10 दिन पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो, अंग्रेजी में कहा इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ, और यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ, और यदि भविष्य पर आप काम करना चाहते हो, इफ यू वांट टू वर्क ऑन द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो तब भी आप भारत आओ। यह अमेरिका के राजदूत ने कहा है, भारत के राजदूत ने नहीं कहा। यह है भारत के बारे में सारे विश्व में धारणा। पहले अमेरिका सहित
जो दुनिया के विकसित देश थे, उसमें जब किसी बड़े कंपनियां जो होती हैं उनके सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी नियुक्ति होती थी तो लोग पूछे थे भारत के तो नहीं हो, यदि भारत का है तो उसकी नहीं होती थी। आज कान खोलकर सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, 10 कंपनियों में एक का सर्वे सर्वा यानी सीईओ यदि कोई है तो हमारी भारत की मां के कोख से पैदा हुआ हमारा नौजवान है। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं कि आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। धर्मेंद्र कश्यप जी का यहां तक सवाल है। धर्मेंद्र कश्यप जैसे यहां बोलते हैं, भारत की संसद में भी, भारत की संसद में भी उसी अखाड़िया अंदाज में बोलते हैं, उसी अखाड़िया अंदाज में अच्छा बोलते हैं। पहले मैं नहीं जानता था कि इतना अच्छा बोलते होंगे। आप गुस्से में भी रहेंगे तब भी इनके चेहरे से लगेगा हंस रहे हैं। यह हाल है इनकी। तो इनको जिता देंगे ना, पक्का कि नहीं? पक्का। और हमारे बगल के हमारे प्रत्याशी बनाई वाले, हाँ, आपके संपर्क के लोग होंगे, जरा उन लोगों को भी बताइए कि इन लोगों को भी जिताएं, वो भी जीतेंगे पक्का। बस अंतिम बातें मैं कहूंगा, देखिए, आपको तो मैं बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं कि 2014 में, 2017 में, मैं 2014 के लोकसभा चुनाव, 17 के विधानसभा चुनाव, 19 के लोकसभा चुनाव, 22 के लोकसभा चुनाव में आपने साइकिल का चैन उतार दिया था। मेरे बहने भाइयों, इस बार भी मैं आपसे अपील करने आया हूं, इस बार भी अपील करने आया हूं। अब यह साइकिल की चेन अब चढ़नी नहीं चाहिए, उतार दिया है तो उतार दिया। चढ़नी नहीं चाहिए, अब उतर गई है, अब जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, समाप्त पार्टी, वही हालत हो गई है इनकी। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। अब कोई अवरोध पैदा करता है तो उसे बर्दाश्त मत करो मेरे बहन भाई। कोई जो बाधा पैदा करता है तो उसे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज के अवसर पर बहुत कुछ न कहते हुए, बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। अमेठी रायबरेली में कौन उनका चुनाव लड़ेगा, तय ही नहीं है। हाँ, इकट्ठे थे तब आए, अब इस बार तो सब मामला जय श्री राम है। इसलिए बहनों भाइयों, कोई अब ज्यादा बात नहीं करनी है, फिर कभी आऊंगा। लेकिन एक बार कहा, राजू सिंह कहाँ है? राजू, एक आध बात बीच में कभी जरूर हमको बुला लीजिएगा। बीच में चुनाव के समय मजा नहीं आता। मजा इसलिए नहीं आता, आए, भाषण दिया आपने, ताली बजाई और चले गए, मजा नहीं आता। ऐसे ही कभी बुला लिया 1500 लोगों को, 200, 400, 500 लोगों को, अरे ना कोई खिला सके तो धर्मेंद्र कश्यप को कहिएगा 1000, 2000 लोगों को खिला देंगे बुला के। अरे भाई, दाल चावल खाने में क्या जाता है? अभिनंदन समारोह करेंगे तो आप हमारे धर्मेंद्र कश्यप को रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए, और हमारी बदायूं के दुर्विजय शाक्य की भी आप चिंता कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको वचन देता हूं, रिकॉर्ड मतों से यदि आपने जिता दिया तो दोबारा मैं फिर से आऊंगा, और मैं दोबारा आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा। दोबारा आऊंगा तो फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा। दोबारा यदि मैं आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।